रेचल, नेवाडा। 17 मार्च 2018 एरिया 51 के दायरे के ठीक बाहर जॉर्जियो सुकलोस मिले रिसर्चर वुल्फ मैकैरन और माइनिंग एक्सपर्ट क्रिस्टियन ग्रेनोव से। वो यहाँ खोदी जा रही सुरंगों के एक नेटवर्क की तहकीकात करने आए हैं, क्योंकि चर्चा है कि एरिया 51 के नीचे वो सुरंगें खोदी जा रही हैं। ये कमाल का है ना? वुल्फ और क्रिश्चियन मानते हैं कि ये जगह टेम्प्यूट माइन नेवाडा की उन पुरानी खदानों में से एक है जिसका इस्तेमाल एरिया 51 में चल रहे काम को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जमीन के नीचे। मैं एरिया 51 से करीब 150 किलोमीटर दूर यहाँ उत्तर में खुदाई कर रहा था और मैं ये काम 1992 से ही कर रहा हूँ। मेरा अपना एक गोल्ड फील्ड भी है। मैं एक माहिर माइनर हूँ। मैं सच का पता लगा लूंगा। तो आप हमें एरिया 51 के बारे में क्या बता सकते हैं? एरिया 51 आज हम गूगल इमेजरी पर जो देखते हैं वो 50s, 60s और 70s के हैं। उसके बाद वो सब जमीन के नीचे चले गए। सब कुछ जमीन के नीचे होने लगा। आपको एक माइनर के तौर पर ऐसे क्या सबूत मिले हैं जिनसे आपकी इस बात की पुष्टि होती हो? लोग यही पूछते हैं कि अगर सरकार नीचे खुदाई करवा रही है तो मिट्टी कहाँ जा रही है? सारी मिट्टी आसपास के खदानों में जा रही है और वो पहाड़ों पर ही ब्लीचिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर मिट्टी जमा कर रहे हैं। जब वो किसी ऊंचे पहाड़ पर ही ब्लीचिंग कर देंगे तो फिर नीचे क्या बचेगा? क्या आप बताएंगे कि हीप ब्लीचिंग का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे ओर का एक सैकड़ों फुट ऊंचा पहाड़ बना लिया जाता है और उसमें हर 2 फुट पर पाइप लगे होते हैं जो उसके अंदर मर्क्यूरी और साइनाइड मिलाते हैं और वो बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं बचता। अच्छा। हाँ। तो क्या सरकार भी टेम्प्यूट खदान में हीप लीचिंग कर रही है ताकि वहां चल रही खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को हटाया जा सके? और अगर ऐसा है तो सरकार ने इतने बड़े काम को स्थानीय खनिकों की संदेह भरी नजरों से बचकर आखिर कैसे कर लिया? यहाँ की खदानों में सोना, चांदी और लेड है। ऐसे में अगर किसी को और मिल जाए तो वो कुछ नहीं पूछता। इसे हशप मनी कहते हैं और सच कहूँ तो मैंने भी ये हशप बहुत देखा है। हशप का मतलब क्या हुआ? हशप का मतलब एरिया 51 और उसकी सुरंगों के बारे में चुप रहना। अब एक बात तो साफ है कि लोगों का जमीन के नीचे जाने का असली मकसद ये था कि अगर वहाँ कोई प्रयोग चल रहा हो तो कोई उसमें दखल न दे। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो क्या अमेरिकन सेना एरिया 51 के आसपास अपने ऑपरेशंस बढ़ा रही है, आगे की तरफ नहीं नीचे की तरफ, ताकि उसका ये अति गुप्त काम अब पहले से भी अधिक गुप्त रहे? मैंने अभी तक जो रिसर्च की है उसके आधार पर तो मुझे यही लगता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा, बल्कि आप कह सकते हैं कि जमीन के नीचे बेसेस और सुरंगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उन्होंने इसकी शुरुआत असल में किसी परमाणु हमले से बचने के लिए की थी, क्योंकि सोवियत यूनियन परमाणु हमला कर सकता था और उससे बचने के लिए वो जमीन के नीचे चले गए। अब वो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि एरिया 51 में आज जो कुछ भी हो रहा है वो तो एक बहुत बड़े खेल का एक छोटा सा अंश भर है। ये भी सरकार की कई खुफिया फैसिलिटीज में से एक है और वो सभी जमीन के नीचे चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन्स के एक नेटवर्क से जुड़े हैं। माना जाता है कि जमीन के नीचे चलने वाली ट्रेन सिस्टम का केंद्र कोलोराडो स्प्रिंग्स में शायान पहाड़ है। इस पहाड़ को अमेरिकन सेना ने खोखला कर दिया है। ये नोरैड सेंट्रल कमांड के तहत आता है। वो ट्रेन कोलोराडो स्प्रिंग्स के शायान पहाड़ों से न्यू मैक्सिको के डल्सी तक जाती है और कहा जाता है कि वहाँ जमीन के नीचे परग्रहियों का एक बेस है। वहाँ से वो न्यू मैक्सिको के लॉस एलामोस और फिर अल्बाकर्की और रॉसवेल से होती हुई नेवाडा के एरिया 51 तक जाती है। ये सारे के सारे मिलिट्री बेसेस जमीन के नीचे बने एक खुफिया सबवे सिस्टम से जुड़े हुए हैं। जो लोग एरिया 51 को देखते हैं वो डल्सी पर ध्यान नहीं देते। न्यू मैक्सिको का डल्सी अपाची रिजर्वेशन में है। ये एक अलग सत्ता है और ये अपाची नेशन का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि हम वहां नहीं जा सकते। डल्सी शहर के उत्तर में एक चोटी है जिसका नाम है अर्चुलेटा पीक। डल्सी में रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने पहाड़ पर आते जाते यूएफओस को देखा है।
अमेरिकन सरकार कहती है कि वहाँ कुछ नहीं है, उसका कोई मिलिट्री बेस नहीं है, ना ही जमीन के नीचे कोई ट्रेन नेटवर्क है। फिर भी वहाँ रहने वाले लोग ये बताते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। इसकी हालत भी एरिया 51 जैसी ही है, जिसके बारे में सरकार बताती है कि वहाँ कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन रिसर्चर्स कई दशक से उसके बारे में जानते थे कि वहाँ क्या चल रहा है। शायद एक दिन डल्सी के बारे में सरकार यही कहे कि हाँ, वहाँ कुछ हो रहा था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सरकार की कई बड़ी ही गुप्त प्रयोगशालाएं हैं जहां परग्रही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जा रहे हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि इस बात में कोई शक नहीं। उनका कहना है कि इससे जुड़े सबूत अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में नहीं बल्कि आगे पूर्व में मौजूद हैं। उनका कहना है कि एक संस्थान में कई दशक से परग्रही जीवों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है और ये जगह उस जगह के बहुत करीब है जहां से इंसान ने आसमान में उड़ने की पहली कोशिश की थी। डेटन, ओहायो। यहां उन्हीं मैदानों में जहां वेल्बर और ऑरवेल राइट ने इंसानों को उड़ान की दुनिया में पहुंचाया था, मौजूद है राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस, अमेरिकन सेना का एक सबसे बड़ा ठिकाना जिसे काफी सरकारी मदद मिलती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर एक ही जगह काफी काम चल रहा है, जैसे मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, बैक इंजीनियरिंग और बायोलॉजिकल जीवों पर अध्ययन। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थेरिस मानते हैं कि राइट पैटरसन या राइट पैट, जो इसका प्रचलित नाम है, कई दशकों से परग्रही जीवों की जांच पड़ताल और उनसे जुड़े प्रयोगों का केंद्र रहा है। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये सामरिक रूप से एरिया 51 से भी ज्यादा अहम है। बड़े लंबे समय से इस बात की चर्चा है कि राइट पैट में कई परग्रही जीव हैं और इससे जुड़ी कई कहानियां भी हैं। इस बात के भी दावे किए जाते हैं कि यहाँ जमीन के नीचे अनजान एरियल व्हीकल्स या यूएफओस रखे हुए हैं। 14 जून 1947 को एक अनजान यान न्यू मैक्सिको में रॉसवेल शहर के बाहरी इलाके में दुर्घटना का शिकार हो गया। चश्मदीदों का कहना था कि वो एक उड़न तश्तरी जैसा लग रहा था और उसके मलबे से जो लाशें मिली थीं, वो इस दुनिया के जीवों की तो बिल्कुल नहीं थीं। कुछ ही दिनों में यह घटना रॉसवेल हादसे के नाम से मशहूर हो गई और इसने दुनिया के लाखों लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन इसके साथ जहां अमेरिका की दिलचस्पी उड़न तश्तरियों में बढ़ी, वहीं इसके साथ साथ सरकार ने ऐसे मामलों को छिपाने की कोशिशें भी शुरू कर दी। रॉसवेल बेस ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, मगर कुछ घंटे बाद ही वो उससे मुकर भी गया। कहा कि माफ करना दोस्तों, वो असल में एक वेदर बलून था और हमारे खुफिया अधिकारियों को पता नहीं लगा कि वो असल में क्या है। मगर अब हमें एफबीआई के उस मेमो से सच का पता लग गया है जो एनालिसिस के लिए राइट फील्ड में लाया गया था। वो असल में एक पक्का सबूत है। जाहिर है राइट फील्ड में किसी बलून के पार्ट्स की एनालिसिस तो की नहीं जाएगी, वो तो मुमकिन ही नहीं है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1947 में जब रॉसवेल क्रैश हुआ था, तब नेवाडा में एरिया 51 नहीं था। सच तो ये है कि तब ये काम एक अहम एयरफोर्स हेडक्वार्टर करता था और हादसे का शिकार बने यान की चीजों और उससे मिली लाशों को डेटन, ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में लाया गया। उस मलबे को राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में इसलिए भेजा गया क्योंकि उस वक्त ये एयरफोर्स की विदेशी टेक्नोलॉजी डिवीजन का केंद्र था और उस डिवीजन में विदेशी यानों, विदेशी टेक्नोलॉजीज और ऐसी चीजों का अध्ययन किया जाता था। जाहिर है परग्रही यानों, हादसे का शिकार बने अंतरिक्ष यानों और इस तरह की दूसरी चीजों को अध्ययन के लिए इसी विदेशी टेक्नोलॉजी डिवीजन में भेजा गया होगा। क्या ये कहा जा सकता है कि राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में आज भी न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान से 70 साल पहले मिले यान के अवशेष होंगे? और अगर ऐसा है तो क्या उनकी एक उड़न तश्तरी बनाने की कोशिश सफल हो गई थी?